हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। एक बार सभी लोग बताएंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों प्यारे साथियों, आज हम लोग यहां पर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं साइंस का, ठीक है, जो कि यहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहां पर सभी रहेंगे दोस्तों, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है वहाँ से हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है दोस्तों, ठीक है। तो साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी सीरीज में हमारा जो सेट है ये दूसरा सेट है, आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, साथ ही साथ दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई में भी ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा। उम्मीद करूंगा कि हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। और दोस्तों एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने भाई बहन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। एक बार दोस्त सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर, क्या होगा इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहेंगे दोस्तों। चलिएगा, क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है। क्या है दोस्तों, सेप्रोट्रोप है। तो प्यारे साथियों, सेप्रोट्रोप का मतलब क्या होता है। सेप्रोट्रोप का मतलब होता है मृतोपजीवी। क्या होता है, मृतोपजीवी पोषण, ठीक है। तो इनमें से बताना है कौन सा ऐसा एक है जो मृतोपजीवी पोषण है। मतलब यह है कि वह सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी सड़े गले चीज़ों पर वह उगता है। क्या कबूतर सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है। आप कहेंगे नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुकुरमुक्ता का आप जानते हैं दोस्तों, कुकुरमुक्ता, जिसको कुकुरमुक्ता तो देहाती भाषा में आप लोग जन्म करते हैं क्या होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को मशरूम कहा जाता है। क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं दोस्तों, मशरूम। कुकुरमुक्ता ही क्या होता है, मशरूम। देखिए एक तो देहात में कुकुरमुक्ता होता है, जब लकड़ी उकड़ी होता है, नहीं सड़ा गला चीज़ होता है, वहाँ पर कुकुरमुक्ता उग जाता है, वो अलग चीज़ है। और एक मशरूम होता है, वो भी उसी प्रकार का होता है, उसको खाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, तो आप बताइएगा मशरूम में। किस में, मशरूम में। अच्छा, तो सड़े गले चीज़ों पर उगता कौन है, तो आप बताएंगे भैया कुकुरमुक्ता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुकुरमुक्ता। पुरुष नहीं होगा और सवाल भी इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों। क्लियर है, सवाल जानते हैं, ठीक है। चलिए, जो सवाल दोस्तों आप जानते हैं, जो आमतौर पर आपके घर में काई लग जाता है ना, वही सवाल होता है। ये जो है थैलोफाइटा समूह के होते हैं, इनमें जड़ तना पत्ती नहीं होती है दोस्तों, ठीक है, सवाल में, ठीक है। चलिए इसमें कुछ और चीज़ें समझते हैं। जो कुकुरमुक्ता है यह सेप्रोट्रोप है, और सेप्रोट्रोप का मतलब क्या होता है, मृतोपजीवी पोषण होता है। कुकुरमुक्ता, जिसको मशरूम भी आमतौर पर बोल देते हैं, सबसे अधिक इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन पाया जाता है। और देखिए एक नॉस्टॉक होता है, एनाबीना होता है और सवाल होता है। ये सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता इनमें ज़्यादा होती है, यानी ये लोग अपने अंदर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके रखते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। और नील हरित शैवाल का उपयोग ऊसर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिणत करने में किया जाता है। अगर कहीं कोई ज़मीन है, कोई मान लीजिए ज़मीन है और ये ऊसर हो गया है, मतलब इसमें कोई भी फसल नहीं उग रहा है, तो उसको उपजाऊ भूमि बनाने के लिए नील हरित शैवाल का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। सरगासम नामक एक भूरा शैवाल होता है, और कुछ अन्य शैवाल भी होते हैं जो क्या होते हैं, मवेशी जो होते हैं दोस्तों, मवेशी के चारे के प्रयोग में लाए जाते हैं। अब मवेशी क्या होते हैं, जैसे गाय भैंस, जो पालतू पशु होते हैं उनको मवेशी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो मवेशियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं चारे के रूप में। और शैवालों के किण्वन से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अगर शैवाल जो है किण्वन हुआ उसका, तो कौन सा अम्ल प्राप्त होगा, तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। अच्छा बताइए, किण्वन का मतलब क्या होता है। किण्वन का मतलब ये होता है, जैसे हमारी कोनो चीज़ रखा है, सड़ गया,
क्या हो गया, सड़ गया। जब सड़ जाएगा तो उसको किण्वन बोलते हैं। जैसे पहले समय जब दारू शराब बनता था तो महुआ को पानी में डालकर उसको सब जमीन में गाड़ देते थे, तो उसको काफ़ी कई दिन तक सड़ाते थे, तो उसके बाद उसी से शराब बनाते थे, तो उसको किण्वन बोलते हैं, वही किण्वन होता है। जैसे आप खाना रख दीजिए 3-4 दिन तक, 4-5 दिन तक खाना को रख दीजिए, वो देखिएगा हमें सफ़ेद सफ़ेद उसमें भूरा भूरा आ जाएगा, ठीक है, भूरा भूरा उसमें आ जाता है, कवक लग जाता है उसमें, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ वो खराब हो गया, वो सड़ गया, तो उसका किण्वन हो गया। क्लियर है। किण्वन का मतलब क्या होता है, सड़ना। सड़ना ही क्या होता है, किण्वन होता है। तो जब शैवाल का किण्वन होता है तो कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, कभी कभी पहले समय की बात है जब गन्ना ज़्यादा होता था, अभी भी होता है कहीं कहीं, कुछ स्थानों पर होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। तो जहाँ गन्ना होता, पहले देखिए राब बनता था और गन्ना के जूस बनता था। तब पहले गन्नवा के जूसवस क्या करते थे, सब गन्ना के जूस को इकट्ठा करके ओके गगरी में रख के उसमें धूप में रख के सब रखते थे, सड़ाते थे काफ़ी दिन तक, और उसको जब जड़ जाता था तो ओके उसमें तमाम लहसुन मिर्चा नमक वमक डाल उल के उसको बनाते थे खाने के लिए। तो वो जो धूप में रखते थे तो उसी को काहे रखते थे, धूप में क्या रखते थे, सड़ने के लिए, यानी किण्वन होने के लिए। जितना वो सड़ेगा किण्वन होगा उतना उसका स्वाद बनेगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए चला। अगला प्रश्न है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। अच्छा देखिए चला, यहाँ पर संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान गुणे वेग कहाँ है, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्लियर है, समझ गए दोस्त। चलिए अगर हम संवेग की बात करते हैं तो जो संवेग होता है, देखिए एक इसमें द्रव्यमान और यहाँ पर वेग, ये दोनों क्या होते हैं, सदिश राशि होते हैं। तो संवेग भी क्या होता है दोस्तों, ये भी क्या होता है, सदिश राशि होता है। ये भी क्या है, ये भी एक सदिश राशि होता है। अगर संवेग की एसआई मात्रक की बात करें हम लोग, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, इंटू वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का क्या हो जाएगा, संवेग का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है, बताएंगे दोस्त एक बार, सभी लोग बताएंगे, कोई दिक्कत तो इसमें। चलिएगा देखिए, संवेग बराबर क्या, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग क्या है, एक सदिश राशि होती है और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। अच्छा एक बात और यहाँ पर याद रखेंगे कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, मान लीजिए यह कोई वस्तु है, ठीक, यह पृथ्वी की ओर यहाँ पर गिर रही है, जब पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसका वेग क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। तो एक वेग क्या होगा, वेग उतना ही बढ़ेगा। पृथ्वी की ओर जब गिरेगा, कोनो वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तब बहुत तेजी से गिरती है। काहे गिरती है, काहे से ओकर चला ओकर वेग का होता है, बढ़ जाता है, जिसमें उसका संवेग भी बढ़ता है। अब बताइए, अगर है एक चीज़ बढ़ेगा तो संवेग नहीं बढ़ेगा, अगर एक चीज़ बढ़ा तो बढ़ गया, ठीक है। अगर वेग बढ़ेगा तो संवेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तब पर भी क्या होगा, संवेग बढ़ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया दोस्तों। चलिएगा, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, क्या बोला है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है। जो त्वरण होता है दो प्रकार की होती है, एक नकारात्मक होती है, एक धनात्मक होती है। नकारात्मक मतलब होता है निगेटिव, ऋणात्मक। क्लियर है, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग इसका जवाब देंगे, इसका उत्तर क्या होगा। जैसे देखिए कोई गाड़ी है दोस्त, यहाँ पर चल रही है, ठीक है, ये गाड़ी है, ये चल रही है। अब ये चल रही है तो अब यह एक इसका निश्चित, देखिए जो
त्वरण होता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्त? त्वरण बोलते हैं। यह गाड़ी आगे चल रही है, अगर जिस दिशा में चल रही है वेग की दिशा में ही अगर हम एक्सीलेटर ले लेते हैं तो इसका मतलब उसको हम बोलेंगे धनात्मक त्वरण। क्या बोलेंगे? धनात्मक त्वरण। अगर हम धीरे धीरे अगर उसके ब्रेक लगाते हैं हम गाड़ी में, जब ब्रेक लगाएंगे इसका मतलब उसका त्वरण हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक या नकारात्मक त्वरण बोलते हैं। क्लियर है? तो बोला गया है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होते हैं? तो भैया वेग हेहर चल रहा है, वेग तो इधर ही है, लेकिन जब ब्रेकवा लगाएंगे तो त्वरणवा किधर काम करेगा? इधर काम करेगा ना। तो किसके विपरीत काम कर रहा है? वेग के विपरीत काम कर रहा है। किसके विपरीत? वेग के विपरीत काम कर रहा है। तो इसका उत्तरवा क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोनो दिक्कत परेशानी भैया बताएं, कोनो दिक्कत है तो बताइए। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को समझ में आया। अच्छा चलिए, अगर आप लोग समझ गए हैं तो ज़रा बता दीजिए हमें कि त्वरण जो होता है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट दोस्तों, फास्ट। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आप लोग भी कुछ मेहनत करते रहिए, हाथ पांव चलाते रहिए दोस्तों। जल्दी से बताइए इसका मात्रक क्या होता है त्वरण का। हम तब तक अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न है NH4 का होल ट्वाइज SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अब भैया बड़ा झोल है, लेकिन एकरे बाद आप हमेशा बता देंगे, किसी भी प्रश्न का आंसर बता देंगे दोस्तों कि परमाणु क्या होते हैं, कितने परमाणु हैं। क्लियर है? पहले इसको समझने से पहले हम एक बात आपसे यहाँ पर पूछते हैं, जरा बताएंगे प्यारे साथी। यहाँ पर हमने लिख दिया O2, क्या लिख दिया? O2। अगर हम कहें कि बताइए इसमें कितने परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं इसमें? परमाणु देखिए कितने, ऑक्सीजन के ठो है भैया? दो ही है ना ऑक्सीजन, तो परमाणु कितने हो जाएंगे इसमें? 2 हो जाएंगे। क्लियर है? अगर हम कह दें ओजोन जो होता है O3, इसमें बताइए कितने परमाणु हैं? तो इसमें 3 O है ना, तो 3 परमाणु हो जाएंगे इसमें। क्लियर है? इसी प्रकार अगर हम पूछें भैया बताइए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परमाणु हैं? एक तो परमाणु कार्बन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 और 1 3 इसमें परमाणु हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अच्छा इसका बता दीजिए तब। अगर आप समझ गए हैं तो आप लोग कमेंट करिए H3PO4 इसमें कितने परमाणु हैं? इसमें कितने परमाणु हैं? गिन लीजिए भैया। 3 क्या है? हाइड्रोजन 3 है, फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो 3 1 4 4 8। इसमें कितने परमाणु हो जाएंगे? 8 परमाणु हो जाएंगे। क्लियर है? 8 परमाणु इसमें हो जाएंगे दोस्तों। अब आइए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ गया है दोस्तों? अब आप लोग इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। आप लोग इसका आंसर फटाफट बता दीजिए कि क्या हो जाएगा इसका उत्तर। बताइए दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? NH4 का होल ट्वाइज SO4। अब इसमें कितने परमाणु हैं देखिएगा। देखिए पहले नंबर यहाँ देखिए, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 4, 4 और 1 5 हो गया, और यहाँ से 2 से गुना किया गया है, 5 दूनी 10 यहाँ से हो गया प्लस। सल्फर कितना है? 1, और ऑक्सीजन कितना है? 4, तो 10 1 11 4 15। इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है? आप क्या बताएंगे? 15 बताएंगे। कितने लोगों का 15 आया है दोस्तों? एक बार सभी लोग बताएंगे कमेंट करके, कितने लोगों का 15 आया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बताइए, कोई समस्या, कोई परेशानी? 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग जरा इसका बताइए, इसमें कितने परमाणु होते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसमें कितने परमाणु हैं? इसमें कितने परमाणु हैं? और साथ ही साथ दोस्तों इसका भी बताइए इसमें कितने परमाणु हैं? H2O में कितने परमाणु हैं? ठीक है, H2O में बताइए कितने परमाणु हैं? इसमें 2 चीज़ बताइए आप। इसमें बताइए कितने अणु हैं? अणु और परमाणु, अणु और परमाणु दोनों बताइए। चलिए, यहाँ पर 1 गुना है, मतलब 1 से गुना किया गया। अगर 2H2O है, 2H2O है, तो
इसमें कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, कितने अणु कितने परमाणु हैं बताइए। और साथ ही साथ आप अगर बताइए इसमें 3H2O, 3H2O इसमें कितने अणु कितने परमाणु हैं। देखिए अगर यहाँ से एक से गुना किया गया मतलब हुआ कि इसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, एक, यानी कितने अणु इसमें हैं, एक अणु हैं। लेकिन परमाणु कितने हो जाएंगे, तो देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, गुना 1 से किया गया है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 1 3, 1 से गुना किया गया है, 3 एकम 3, तो परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर अणु कितने हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल हैं इसमें ना, 2 से गुना किया गया है, तो अणु कितने हो जाएंगे इसमें, 2 अणु हो जाएंगे। लेकिन परमाणु कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, 2 1 3, 2 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए इसमें अणु की संख्या क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 से गुना किया गया है, 3 मॉलिक्यूल हैं इसमें, 3 हो जाएगा। लेकिन इसमें परमाणु कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन, 2 1 3, 3 का गुना 3 में करेंगे, 3 3 9, तो परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 9। इसका आंसर प्यारे साथी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर वास्तव में तैयारी करते हैं तो ही बताइएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर ऑक्टेट वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है, अंतिम तत्व कौन सा था प्यारे साथी, अंतिम तत्व कौन सा था। तो पहले नंबर यहाँ पर समझिए, देखिए अगर हम एक बात कहें यहाँ पर तत्वों के वर्गीकरण के बारे में, तो देखिए प्रथम जो तत्व था ना दोस्तों, तत्वों का जब वर्गीकरण किया गया, जैसे कुछ तत्वों का खोज हुआ तो उसका वर्गीकरण किया गया, भैया इसको किस वर्ग में रखा जाए, कैसे कैसे इसको डिसाइड किया जाएगा कि कैसे कैसे इसको रखा जाए कि अध्ययन करने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था डोबे राइनर। क्या नाम था दोस्त, डोबे राइनर। तो तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास कौन किया था, तो डोबे राइनर ने किया था। इसने एक सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत का नाम था त्रिक सिद्धांत। क्या सिद्धांत का नाम था, त्रिक सिद्धांत था। इसमें क्या किया इसने 3 तत्वों को लिया। त्रिक मतलब क्या, 3 तत्वों को लिया, जैसे एक तत्व ए है, एक तत्व बी है और एक तत्व क्या है, हमने ले लिया सी ले लिया। इसका द्रव्यमान भी कुछ होगा, क्योंकि जो डोबे राइनर था उसने परमाणुओं को सजाया, जब तत्वों को जब सजाया तो उन तत्वों को द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाया। तो इसका द्रव्यमान मान लेते हैं एम में है, इसका द्रव्यमान एम बी है, इसका द्रव्यमान एम सी है। क्लियर है। इसने कहा कि जो बीच वाले का जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होगा, दोनों अन्य दोनों के औसत के बराबर होता है। क्या कहा इसने, डोबे राइनर ने कहा कि जो बीच वाला तत्व है उसका द्रव्यमान संख्या अन्य 2 तत्वों के द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। तो मतलब इसका ये हुआ कि एम बी बराबर क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम सी बटे 2 हो जाएगा। यही था दोस्तों त्रिक सिद्धांत, यही नियम इसने बताया था, किसने, डोबे राइनर ने। अच्छा, जब डोबे राइनर ने तत्वों का वर्गीकरण करना शुरुआत किया उसमें तत्व कितने थे, तो 21 तत्व थे। कौन से आधार पर इसने वर्गीकरण करना शुरू किया था, द्रव्यमान संख्या के आधार पर। इसने 3 त्रिक बनाया था। यहाँ पर त्रिक है, इसको देख लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। ठीक है। और एक बात और यहाँ से याद रखेंगे, प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम एक उत्प्रेरक है दोस्तों, इसका खोज भी कौन किया था, डोबे राइनर ने किया था दोस्त। चलिए अब आते हैं दूसरा प्रयास कौन करता है, दूसरा प्रयास करने वाला था न्यूलैंड। कौन लैंड, तो न्यूलैंड। इसके समय में तत्वों की संख्या क्या थी, 56 तत्व हो गए थे। पहले 21 था, अब कितने हो गए, 56। इसने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इसने सिद्धांत दिया था अष्टक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत। जो इसकी मान्यता जो थी दोस्तों, केवल इसके सिद्धांत की मान्यता जो थी वह 20 तत्व तक ही मान्य था। वो कौन से तत्व तक मान्य था, कैल्शियम तक। प्रथम तत्व कौन था दोस्तों, हाइड्रोजन, और अंतिम तत्व क्या था, थोरियम था। पहला तत्व क्या था, हाइड्रोजन, अंतिम तत्व कौन सा था, तो हाइड्रोजन था। ये देखिए यह प्रश्न में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है ऑक्टेट वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व था। तो अभी अभी आपने क्या देखा है, अंतिम तत्व क्या था, थोरियम। कौन सा तत्व था दोस्तों, थोरियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, थोरियम। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोरियम इसका राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए और देखिए यहाँ पर
तो यहाँ से आपने समझा कि न्यूलैंड ने दूसरा प्रयास किया था तत्वों के वर्गीकरण का, और इसके समय में कुल कितने तत्व थे, तो 56 तत्व थे। सिद्धांत कौन दिया था, यह सिद्धांत कौन सा दिया था, अष्टक सिद्धांत दिया था। मान्यता कहाँ तक था, 20 तत्वों तक मान्यता थी, जो कि कहाँ तक, कैल्शियम तक। प्रथम तत्व क्या था, हाइड्रोजन, और अंतिम तत्व क्या था, थोरियम था। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जो कोबाल्ट था और निकिल था दोस्तों, इसको हाइड्रोजन के साथ रखा गया था। ठीक है, चलिए। और तीसरा प्रयास कौन करता है, तो तीसरा प्रयास करने वाले आते हैं कौन, मेंडलीव। कौन दोस्त, मेंडलीव। देखिए अभी तक जितने भी वैज्ञानिक थे तत्वों के वर्गीकरण करने के प्रयास कर रहे थे, सभी के सभी जो वैज्ञानिक तत्वों को जो सजा रहे थे वह द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजा रहे थे। तो मेंडलीव साहब भी वही काम किए, इसने बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया, लेकिन ये सब थोड़ा सा बकलोल टाइप के थे। देखिए डोबेराइनर, और जैसे देखिए भैया डोबेराइनर जब तत्व देखा तो सोचा कि खड़े वाला बाद तत्व कोई खोजे नहीं पाएगा, जितना है उतना रहेगा। तो इसने तत्वों के लिए जो बाद में तत्व मिले उसके लिए खाली स्थान नहीं छोड़ा था। तो इसका जो है नियम फेल हो गया था। उसी प्रकार फिर जब आया दूसरा प्रयास किया यहाँ पर न्यूलैंड ने, तो इसने भी खाली स्थान नहीं छोड़ा था कि नया तत्व आए तो हम कहाँ रखेंगे, यह भी वहीं पर फेल हो जाता है। लेकिन सबको देख रहा था टुकुर टुकुर कौन, मेंडलीव। मेंडलीव देखा भैया ये सब तो वही काम कर रहे हैं कि एक को जब तत्व खोजा जाएगा, बताइए वो रखा कहाँ जाएगा, तो खाली स्थान कुछ ना कुछ चाहिए पीरियाडिक टेबल में। तो इसने क्या किया, खाली स्थान छोड़ दिया और एक पीरियाडिक टेबल बनाया, उसमें कुछ जगह खाली स्थान छोड़ा। तो इसीलिए बोला जाता है आवर्त सारणी के जनक कौन हैं, तो मेंडलीव को कहा जाता है। सबसे पहले आवर्त सारणी कौन बनाया था, मेंडलीव ने बनाया था। जब मेंडलीव ने तत्वों को वर्गीकरण किया था तो उस समय कितने तत्व थे, अब 63 तत्व हो गए थे। ठीक है, पहले तत्व का नाम क्या था, हाइड्रोजन, लेकिन अंतिम तत्व कौन था दोस्तों, यूरेनियम था। कौन सा तत्व था अंतिम, यूरेनियम था। क्लियर है। आवर्त और वर्ग के बारे में कौन बताया, तो यही बताए थे कौन, मेंडलीव साहब ने। ठीक है, इसने कहा कि इसमें क्षैतिज कतार होते हैं। देखिए ऐसे जो होता है ऐसे, इसको क्षैतिज कतार बोलते हैं। क्षैतिज कतार जिनकी संख्या कितनी थी, 7 थी। और ऐसे उदग्र कतार जो ऊपर नीचे ऐसे होते हैं, इसको उदग्र कतार बोलते हैं। तो उदग्र कतार जो था इसको समूह नाम दिया था इसलिए मेंडलीव ने, जिनकी संख्या क्या थी, 9 थी दोस्तों। ठीक है, इसने खाली स्थान छोड़ दिया था ताकि जो नया तत्व खोजा जाए तो उसके स्थान पर वह रखा जाए। ठीक है ना। अब भैया अब घर है तो हमें अलग से रूम बनाएंगे ना, मान लीजिए मेहमान वहमान आएंगे, कहाँ रखेंगे, तो गेस्ट रूम बनता है ताकि मेहमान आए तो वो गेस्ट रूम में आराम करें। ठीक है, तो उसी प्रकार इसने गेस्ट रूम बना दिया। इसने एक गेस्ट रूम बनाया ईका बोरान, एक गेस्ट रूम का बनाया ईका सिलिकॉन, ईका एल्यूमिनियम, ईका मैग्नीशियम। तो ये देखिए ईका बोरान जो बनाया था इसके जगह कौन ले लिया, स्कैंडियम चाचा ले लिए। कौन ले लिए, स्कैंडियम चाचा। और ईका सिलिकॉन के जगह कौन आ गया, तो जर्मेनियम आ गया। कौन आ गया, जर्मेनियम। ईका एल्यूमिनियम के स्थान पर कौन आया, गैलियम आया। कौन आया दोस्त, गैलियम। ईका मैग्नीशियम के स्थान पर कौन आया, टेक्टेनियम। कौन आया, टेक्टेनियम। कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। भैया जो लाल लाल चींटी नहीं होती है, छोट छोट लाल लाल चींटी होती हैं, देखे होंगे लाल लाल चींटी छोटी छोटी होती हैं, वो देखे होंगे। तो वो पूछा है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है। लाल चींटी में कौन अम्ल होता है भैया, तो लाल चींटी में कौन अम्ल होता है, ये होता है फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, तो फार्मिक अम्ल लाल चींटी में होता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर याद रखेंगे जो फार्मिक अम्ल होता है यह लाल चींटियों में उपस्थित होता है। और एक नेटल का डंक होता है प्यारे साथी, नेटल का डंक, इसमें कौन सा अम्ल होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल नेटल का डंक में। लेकिन सेब में कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल। देखिए सेब को जब काट के रख देंगे भैया तो क्या हो जाता है, मैला नहीं होता है भाई, उसमें भूरा हो जाता है, वो हालांकि आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लेकिन ट्रिक से याद करने का तरीका क्या है, जब सेब को काटेंगे तो क्या हो जाता है, मैला हो जाता है। सेब को काटेंगे तो क्या होगा, मैला हो जाएगा। ठीक है, सेब को काटेंगे तो मैला हो जाता है, तो इसे याद रखेंगे सेब में मैलिक अम्ल।
कपड़े से जो जंग लगा, मान लीजिए कोई कपड़ा है उसमें जंग लग गया, जंग समझते हैं, मूर्चा लोहा के, तो उसको हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कपड़ा में अगर मूर्चा लग गया चला तो कौन अम्ल से साफ करेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल से साफ करते हैं। सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ, सोडा वाटर भइल चाहे अन्य कोनो पेय पदार्थ हुआ, उसमें क्या पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। जैसे आप थम्स अप, कोका कोला पीते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, जो कि नुकसानदायक होता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का चेला एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्लियर है? चलिए, अच्छा कुछ यहाँ पर राशि हैं और कुछ मात्रक हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिएगा, यहाँ पर देखेंगे, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। विद्युत धारिता का क्या होता है? फैराड है। और विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत विभव का वोल्ट, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। तलीय कोण का रेडियन होता है। उष्मा का जूल होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है चेला? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f वायु में है, इसको एक द्रव में डुबाया जाता है, जिसका द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? द्रव में चला फोकस लंबाई क्या होगा? ये जो म्यू है दोस्तों, म्यू का मान दिया है, यानी द्रव का अपवर्तनांक क्या है? 4/3 है, ये दिया गया है। देखिए क्या है कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकल लंबाई f है, वायु में, कहाँ पर? हवा में, खुलेआम सरेआम हवा में। इसको एक द्रव में जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, उसमें डुबाया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी? तो प्यारे साथी, दर्पण की फोकल लंबाई में कोनो परिवर्तन नहीं होगा, उससे कोई प्रभावित ही नहीं होगा। उसकी जो दूरी होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अगर f फोकल लंबाई f है तो अभी भी क्या रहेगा? f ही रहेगा, इसमें कोनो परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर जब लेंस को डुबाएंगे द्रव में, तो लेंस को जब द्रव में डुबाएंगे तो फोकस जो दूरी होगा वो प्रभावित हो जाएगा। यहाँ पर दर्पण की बात कर रहा है, दर्पण में कोनो परिवर्तन ना, लेकिन अगर वहीं आप लेंस ले लेंगे तो फोकल लंबाई में क्या होगा? प्रभावित होगा, बदल जाएगा। क्लियर है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? मतलब रसायन विज्ञान का नींव किसने रखा था दोस्त? तो रसायन विज्ञान का नींव रखने वाले वैज्ञानिक का नाम है चेला का एंटोइन एल लेवोजियर। कौन नाम है भैया? लेवोजियर। ठीक है, लेवोजियर याद रखिएगा, बस लेवोजियर। तो रसायन विज्ञान का नींव किसने रखा था? लेवोजियर। इसी कारण रसायन विज्ञान के पापा जी के कहते हैं? लेवोजियर को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपकी जो छवि है, छवि का मतलब क्या हुआ? आपका जो परावर्तक है आपसे छोटा है, तो बताइए दर्पण चला कौन प्रकार का होगा? आप एक दर्पण में देखते हैं, दर्पण मतलब समझते चला आईना, शीशा जिनमें चेहरा देखते हैं आप, तो आपने देखा कि भैया उत्तर हमारी छवि जो है हमसे छोटा बन रहा है, तो दर्पणवा कौन प्रकार के है? तो अगर सभी भी जितने भी छवि बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, सब छोटा बनते हैं किसमें? उत्तल दर्पण में। कौन में? उत्तल दर्पण में। तो चला ऑप्शन नंबर डी एक सही आंसर है।
ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से समझते हैं फिगर से। यहाँ पर दोस्त एक फिगर बनाए हैं हमने, फिगर से समझ लेते हैं ये क्या है, ये कौन सा यहाँ पर दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है चला, तो ये उत्तल दर्पण है। देखिएगा हम वस्तु को 6 जगह रख सकते हैं। यहाँ पर P है, मतलब P क्या होता है, P होता है ध्रुव, पोल, ठीक है। यहाँ पर फोकस लंबाई है F है, यहाँ पर C है मतलब वक्रता केंद्र है, ये अनंत है। हम वस्तु को 6 जगह रख सकते हैं, अनंत पर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में दूसरा नंबर, तीसरा नंबर वक्रता केंद्र पर, चौथा नंबर वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, पांचवा नंबर फोकस पर, और छठवां नंबर फोकस और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। तो ये इसमें यहाँ पर जब प्रकाश डाला जाएगा चेला ऐसे, तो ये तो इधर विचलित हो जाएगा, ऐसे इधर मुड़ जाएगा, यहाँ से जब प्रकाश डालेंगे इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे, आभास प्रकट करेंगे कि इधर कुछ प्रकाश गया होगा, हालांकि इधर जाएगा नहीं, आभास प्रकट करेंगे। तो इधर आभास प्रकट करेंगे, इधर जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सब बनेंगे सीधा आभासी वस्तु से छोटा, सीधा आभासी वस्तु से छोटा, सीधा आभासी और चला वस्तु से क्या बनेंगे, तो छोटा बनेंगे। क्लियर है? आप लोग हाँ या ना का जवाब देते रहें प्यारे साथी। क्या जो चीज़ आप पढ़े हैं ये हमें कोनो दिक्कत, कोनो प्रकार की दिक्कत परेशानी है, बताइए। कोई दिक्कत? वस्तु को हम कितने जगह पर रख सकते हैं, आप कहेंगे भैया 6 जगह तो रख सकते हैं। क्या जगह? 6 जगह हम लोग वस्तु को रख सकते हैं, ठीक है। चलिए वस्तु को हम लोग यहाँ पर 6 जगह रख सकते हैं, और जितने भी यहाँ पर प्रतिबिंब बनेंगे सब क्या बनेंगे, वस्तु से छोटा बनेंगे, और क्या बनेंगे, आभासी बनेंगे, और क्या बनेंगे, सीधा बनेंगे। दोस्त किस दर्पण में किस दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में। अवतल में ऐसा नहीं होता है, अवतल के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजिंग परेशानी ना हो, ठीक है। जितने प्रतिबिंब यहाँ पर दिख रहे हैं, ये पहला प्रतिबिंब है, ये दूसरा प्रतिबिंब है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा से छठवां, सभी के सभी यहाँ पर जो प्रतिबिंब आपने रखा है यहाँ पर वो सभी के सभी क्या है, इससे छोटे ही हैं। किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में, याद रखेंगे। कोई दिक्कत परेशानी है बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए भैया, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने के मुख्य कारण वसा और तेल का क्या है। जैसे कोनो खाद्य पदार्थ है, मान लीजिए पकौड़ी है, ठीक है, पकौड़ी। अब पकौड़ी कुछ दिन रख देंगे, कुछ दिन चुरा के रख देंगे खाने के लिए, ठीक है, सोचेंगे कि कोई खा न ले तो चुरा के रख देंगे कि हम हर रोज़ खाएंगे, और खा नहीं पाएंगे तो एक दिन क्या होगा, वो में से दुर्गंध आने लगेगा, खराब हो जाएगा, ठीक। काहे ऐसा हुआ, क्योंकि उसमें चला आपने उसको बनाया किससे है, तेल से, तेल में उसको छाना है आपने, या वसा में, ठीक है। तो तेल या वसा का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण, जिसके कारण उसमें क्या होने लगती है, तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, बहुत तेज महकने लगता है, खराब हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा होशियारी नहीं करना चाहिए चला, जौन मिले हुआ खा ले चाहे तुरंत, ज़्यादा रखेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। पोषक उत्तक का काम कौन करता है, तो एंडोस्पर्म। कौन सा स्पर्म है, तो चला एंडोस्पर्म, ये पोषक उत्तक का काम करता है। देखिए जब भ्रूण बड़ा होता है, भ्रूण को प्लेसेंटा होता है दोस्तों, प्लेसेंटा, भ्रूण को भोजन कौन देता है, तो प्लेसेंटा से भोजन प्राप्त करते हैं। तो वही बोला गया है, इसे पोषक उत्तक का कार्य कौन करता है, तो कौन सा करता है, एंडोस्पर्म करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। देखिए चला, जो क्या बोला गया यहाँ पर, फोकस दूरी की बात कर रहा है। फोकस दूरी यानी एफ, जो फोकस दूरी होता है
वह त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। फोकस दूरी क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, फोकस दूरी क्या होता है चला, तो त्रिज्या का आधा होता है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से त्रिज्या क्या है 20 सेंटीमीटर बटे 2 कर देंगे, 20 बटे 2 हो जाएगा, यानी कितना 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। क्लियर है, फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक चला कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब क्या होता है, अर्धचालक बोलते हैं, सॉरी चालक बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं अर्धचालक को। तो कंडक्टर जो है चला यहाँ पर बोला गया है एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्यारे साथी, यहाँ पर आप एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है चला रो यल बाई ए, क्या होता है रो यल बाई ए होता है। ये फार्मूला दोस्तों ग्रुप डी के लिए बहुत, रेलवे के हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसको आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध कहते हैं। ये तो प्रतिरोध हो गया। ठीक, ये क्या है, ये प्रतिरोध है। ये क्या है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, ये है दोस्तों लंबाई, किसकी लंबाई, तार की लंबाई। और रो क्या होता है, तो रो तो नियतांक है, रो क्या है दोस्तों, नियतांक होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है जो कंडक्टर का प्रतिरोध है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कंडक्टर का जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है दोस्तों। ये देखिए आर और एल यहाँ पर समानुपाती हैं, लेकिन इसके बट्टे क्या है ए है, तो ए के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ए का मान घटेगा तो आर का मान बढ़ेगा, कब, जब ऊपर वाला वैल्यू समान रहे, नियत रहे तब। अगर ए का मान घटेगा तो ऊपर वाला मान, ए वाला मान क्या होगा, आर का मान बढ़ेगा। अगर हाई बढ़ेगा, ए का मान बढ़ा तो आर का मान घटेगा। तो यही होता है व्युत्क्रमानुपाती, एक के परिवर्तन पर दूसरा, एक के मतलब एक बढ़ा दूसरा घटा, एक घटा दूसरा बढ़ा, यही सीख बोलते हैं दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है चला, ये होता है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। देखिए थायरॉक्सिन जो होता है वह घेंघा से संबंधित होता है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है, गले में घेंघा जो होता है उसी संबंधित है। तो थायरॉक्सिन जो होता है ये घेंघा, थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा होता है, ये हार्मोन है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, आयोडीन से, क्योंकि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, चलिए इस प्रकार देखिए कोनो चीज़ ना कि आप 100% याद कर लीजिए, कुछ ट्रिक होना चाहिए ताकि आप परीक्षा में देखें ऑप्शन तुरंत खान में पकड़ में आ जाए। ठीक है, अगला देखिए, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। एक पौधा के तना या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो किस कारण बढ़ता है चला, यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम के कारण क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। केरोसिन माने चला मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल पहले आता था अब तो बंद हो गया है। तो मिट्टी के तेल में रखते हैं कौन धातु के, कौन सा धातु को मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है चला, तो धातु का नाम है सोडियम। कौन धातु का नाम है, सोडियम। अब काहे रखते हैं, सोडियम हवा के संपर्क में आएगा अगर तो तुरंत क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसलिए इसको केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि हवा के संपर्क में ना आए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। अब क्या करना होगा, दिए गए तापमान को 273 से गुना करना होगा, कि दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा, कि दिए गए तापमान में 273 से विभाजित करना होगा, कि जो तापमान दिया गया है उसे 273 घटाना पड़ेगा। यहाँ पर समझते हैं, अभी आप बताएंगे आंसर क्या होगा। C-0 बट्टे क्या 100 होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे,
इसको बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए C-0/100, F-32/180, या K-273 क्या होता है 100 होता है। C का मतलब डिग्री सेल्सियस, F का मतलब फ़ारेनहाइट, K का मतलब केल्विन। आगे हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे दोस्तों उसमें तो हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, किसमें परिवर्तन करने के लिए बोला गया है, सेल्सियस और केल्विन। सेल्सियस और केल्विन, तो फ़ारेनहाइट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फ़ारेनहाइट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखेंगे चला आप, C-0 का मतलब क्या, C हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, बताइए होगा, बराबर यहाँ से K-273 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। जब दो चीज़ बराबर में होती हैं तो नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है, तो नीचे तो 100 खत्म हो गया, तो क्या हो गया यहाँ से C बराबर K-273 हमें क्या पूछा गया है, केल्विन में मान बताइए, केल्विन में, तो केल्विन का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 273 को उधर लेकर जाएंगे, तो K बराबर क्या हो जाएगा, C उधर जाएगा या K तो प्लस हो जाएगा 273, C प्लस 273। आपने क्या देखा, आपने देखा कि डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बदलते हैं, डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बदलते हैं तो 273 इसमें जोड़ना पड़ रहा है, 273 इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो 273 क्या करना पड़ेगा चेला, जोड़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। दिए गया तापमान में 273 जोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहीं पर कह दें कि ज़रा बता दीजिए, अगर 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो इसका केल्विन में मान क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है, केल्विन में इसका तापमान क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इसको केल्विन में चेंज करना है, तो इसको केल्विन में इसका मान कितना होगा, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं रह सकता, एकदम नहीं रह सकता, कौन सा ऐसा है जो प्रकृति में अकेले रहबा नहीं करेगा, उसको किसी का साथ चाहिए, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है चेला बल। क्या नाम है उसका, बल। बल कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं रह सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और यही आज का लास्ट प्रश्न होगा। देखिए बोला गया इसमें, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस वायु संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है, कौन सा गैस वायु संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है, बताइए। वायु संयंत्र में कौन कौन सा गैस उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने वाले कौन कौन हो जाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और एक और याद रखेंगे हाइड्रोजन होगा। ये वायु संयंत्र में उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये वायु संयंत्र में उत्पन्न नहीं होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है प्यारे साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अब ये कहेंगे तो ये कहाँ से उत्पन्न होता है, जब ये वायु संयंत्र से नहीं निकलता है तब निकलता कहाँ से है, तो जो गाड़ी मोटर चलते हैं, दुपहिया वाहन जो भी चलते हैं उनमें जो धुआं निकलता है, धुआं से निकलता है दोस्तों। धुआं में कौन सा गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बहुत जहरीला होता है, इससे दूर होना चाहिए, इससे बचना चाहिए दोस्तों, नुकसान करता है यह, ठीक है, बात समझ पाएँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, बायोगैस कौन कौन से हो जाएंगे, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। अच्छा, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गंध होता है वह कैसा होता है, कमेंट करके बताएंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध कैसा होता है, किस तरह यह महकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड दोस्त किस तरह से महकता है, इसका गंध कैसा होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कोई दिक्कत, एक बार सभी लोग बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी है आपको। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने हर चीज़ समझा, अच्छे तरीके से समझा,
कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट करेंगे, आप लोग व्हाट्सअप नंबर नोट करेंगे, इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। केवल व्हाट्सअप करना है दोस्तों, कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है, व्हाट्सअप कर देंगे। जो भी दिक्कत होगा दोस्त उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत आप लोग अपनी समस्या बता सकते हैं, उसका और फास्ट सलूशन आपको मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों।